Hello, everyone, and welcome to one more interesting conversation about the stock which is in news these days. डीमार्ट डीमार्ट के शेयर्स ने 9% का डिप लगाया मंडे के दिन और काफी सारा गुस्सा इन्वेस्टर्स का या स्टॉक मार्केट में निवेशकों का निकल के आया बिकॉज कहीं ना कहीं वो कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स फाइनेंशियल ईयर 25 के क्वार्टर 2 से हैप्पी नहीं थे। तो ऐसा क्या ही हो गया कि स्टॉक प्राइसेस ऑलमोस्ट 8.5 से 9% की तरफ क्रश हुए। ऐसा मानना है कि कंपनी को काफी तगड़ा कंपटीशन ई कॉमर्स पोर्टल से फेस करना पड़ रहा है और बेसिकली जो ई कॉमर्स एप्स बेसिकली मेट्रो सिटीज में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उससे कट थ्रॉट कंपटीशन है। कंपटीशन है उसे ट्रेंट नाम की कंपनी से भी है अपने जनरल मर्चेंडाइज और अपैरेल कैटेगरी के लिए फेस करना पड़ रहा है। साथ ही ये भी मानना है कि कंपनी का ग्रोथ देखा जाए तो इतना पॉजिटिव नहीं है। जहां कंपनी प्रॉमिस करती है अपने मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रिपोर्ट्स में कि कंपनी को ऑलमोस्ट 40 स्टोर्स हर सालाना बेसिस पर ओपन करने पड़ेंगे बिकॉज दे ऑपरेट ऑन अ क्लस्टर चेन बेसिस पर। तो अगर कंपनी केवल 12 स्टोर ही कर पा रही है ओपन, तो इस पोजीशन में क्या कंपनी अपने सेल्स को, रेवेन्यू को, प्रॉफिट्स को ग्रो कर पाएगी? तो काफी सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, कमेंट्स हैं मार्केट में कि आगे इस स्टॉक का क्या भविष्य। कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि सिंस ई कॉमर्स पोर्टल्स पे हम इतना रिलाय करते हैं पर हम क्यों भूल जाते हैं कि कितनी ज्यादा फी वो चार्ज करते हैं लोगों से अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए। और लोगों का ये भी मानना है कि क्वार्टर 2 तो हमेशा डिमांड के लिए डिप हिलाता है बिकॉज ऑफ द रेनफॉल्स, और अब हो सकता है क्वार्टर 3 में दीपावली के कारण स्टॉक की प्राइसेस बढ़े बिकॉज आप देखेंगे कि कंपनी के सर्विसेज और सेल्स काफी अच्छे से बढ़ सकते हैं बिकॉज दिवाली सीजन इज लाइक people do a huge shopping from DMart. Apart from that, ये भी मानना है कि FII और DII इस तो केवल मौका देख रहे हैं कि कब रिटेलर्स पैनिक होके इस स्टॉक से एग्जिट करें और वो भर भर के क्वांटिटी बाय करें। तो आज की तारीख में इतने सारे ओपिनियंस के बीच में एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात कि हमें हर्ड मेंटालिटी फॉलो नहीं करनी चाहिए। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है बट मैं चाहती हूँ कि डेफिनेटली आप मेरे साथ में जुड़े रहिए जानने के लिए, समझने के लिए कि डीमार्ट में आखिर ऐसा चल ही क्या रहा है। क्या क्वार्टर 2 की रिजल्ट्स ही कंपनी का भविष्य निर्धारित करेंगे, या ऐसा लगता है कि कुछ और बिटवीन द लाइंस हमें पढ़ने की जरूरत है कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी वाकई में स्टक हो गया है? सो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हम सभी के मन में हैं और इन सब का सोल्यूशन एक ही है कि कंपनी के फंडामेंटल्स को हम देखें, कंपनी के टेक्निकल्स को हम देखें, प्राइस एक्शन को देखें और समझें कि कंपनी का शेयर किस तरह, किस दिशा में रुख कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस से। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमें कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमें screener.in पर जाना होगा और ये स्क्रीन विजिबल है screener.in की। screener.in आई यूज बिकॉज दिस इज वेरी कंफर्टेबल, वेरी हैंडी। अब अगर आप इस कंपनी के बारे में और कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको अबाउट सेक्शन में कंपनी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। कंपनी किस तरह से ऑपरेट करती है, क्या लाइन ऑफ बिजनेस है, क्या बिजनेस मॉडल है, कंप्लीट डिटेल्स आपको आज की तारीख में यहाँ इस सेक्शन पर मिलेगी। आई एम फोकसिंग डायरेक्टली ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। फंडामेंटल्स को स्टडी करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे हम जाएंगे: प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। साथ में हम कुछ रेशियोज देखेंगे और कुछ ऑब्जर्वेशंस लेंगे इन्वेस्टर्स के सेक्शन में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर हम देखते हैं तो हम पिछले 3 सालों का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ देख पा रहे हैं। सेल्स नंबर अगर मार्च 2023-2024 को कंपेयर किया जाए तो हम इसमें इजाफा देख रहे हैं। हाँ, ये क्लियर है कि कंपनी का सेल्स हर साल पॉजिटिवली ग्रो कर रहा है बट आश्चर्यचकित बात यह है कि कंपनी एक बहुत ही लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर और लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर ट्रेड कर रही है। मतलब ऑलमोस्ट कंपनी ने 8 से 9% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन किया हुआ है। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो टर्म है जो कि सेल्स और एक्सपेंसेस का डिफरेंस होती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन से, जो कि एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड है या फूड है या अपैरल है या मर्चेंडाइज है, इन सबको सेल कर कर कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस को रन कर कर 7 से 8% का मुनाफा कमा रही है। साथ ही कंपनी के इंटरेस्ट नंबर है, मतलब इंटरेस्ट से रिलेटेड
इनकम और एक्सपेंसेस हम यहाँ देख सकते हैं, और कुछ डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हम यहाँ देख सकते हैं, राइट। तो ये क्लियर हुआ है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 8%, 9%, 7%, मतलब स्टेबल हो गया है 8% पर। कंपनी का डेप्रिसिएशन हम देखें तो कंपनी का डेप्रिसिएशन लास्ट 3 इयर्स में पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कंपनी हर साल काफी कुछ स्टोर्स एस्टेब्लिश कर रही है। बट हाँ, हालांकि इस साल कंपनी के ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर केवल 12 स्टोर ही एस्टेब्लिश करे हैं, जहां तक कंपनी का एक्सपेक्टेशन 40 स्टोर का था, 12 ही कर पाई हैं। बट ठीक है, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन यहाँ कंपनी का बड़ा है, 498 से 639 से 731 हुआ है, मतलब एक्सपेंशन प्लान्स तो कंपनी के चालू हैं। कंपनी के टैक्सेस अराउंड 22 से 28% के बीच में ऑन एन एवरेज रहते हैं, और इस तरह से कंपनी का नेट प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है। साथ ही अगर कंपनी के डिविडेंड पे आउट के बारे में बात की जाए तो कंपनी कोई भी डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को नहीं देती है। तो काफी सारे शेयर होल्डर्स अपसेट भी हैं कि भाई एक तो तुम डिविडेंड भी नहीं दे रहे हो, और कंपनी के शेयर प्राइसेस में इस तरह से कंपनी के रिवेन्यूज को लेकर या प्रॉफिट्स को लेकर ग्रोथ भी नहीं दे रहे हो। तो डेफिनेटली उनकी एक्सपेक्टेशंस कंपनी से काफी ज्यादा है, और उसका इम्पैक्ट कंपनी के शेयर प्राइसेस पे निकल के आ रहा है कि अब तो उन्होंने बोला कि भाई बस हो गया, Q2 के अंदर हम तो शेयर प्राइस की वैल्यू डाउन ही कर देंगे, बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशन काफी है और आप केवल इतना ही डिलीवर किया, इससे भी कम डिलीवर कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली बात नहीं बनती। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो कंपनी की ROE ऑलमोस्ट 14% पर सेटल हो गई है। कंपनी की स्टॉक प्राइस देखें, अगर CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो कोई हैप्पी गोलकी वाला नंबर यहाँ नहीं दिख रहा है। ऑलमोस्ट अगर 5 इयर्स के नंबर है तो 17%, अगर लास्ट 3 इयर्स में देखें तो -8% का CAGR कंपनी की स्टॉक प्राइसेस में हुआ है। मतलब कोई ऐसा ग्रोथ नहीं दिख रहा है, बस कंप्लीटली नेगेटिव न्यूज यहाँ दिख रही है। अगर पिछले 3 साल का हम नंबर देख रहे हैं तो इट इज -8% ऑफ द स्टॉक प्राइस ग्रोथ नहीं हुई है कंपनी के स्टॉक प्राइस में, ऐसी अच्छी खासी। हाँ, 1 साल के अंदर केवल 9% की ही ग्रोथ हुई है। बट आश्चर्यचकित होने की बात तो यह है कि जहां इन्फ्लेशन कंट्री के अंदर अराउंड 6.5% या 7% आप अज्यूम कर रहे हैं, वहीं अगर कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में अगर 9% का इजाफा हो ही रहा है तो क्या 2% या 2.5% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे स्टॉक की प्राइसेस को लेकर या रिटर्न्स को लेकर? जरा सोचिए। अब कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी की बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है। बैलेंस शीट के अंदर वी हैव द टोटल ऑफ लायबिलिटीज एंड द टोटल ऑफ द एसेट्स। टोटल ऑफ द लायबिलिटीज के बारे में अगर बात करें तो कंपनी की लायबिलिटीज में रिजर्व्स का नंबर धीरे धीरे बढ़ा है। तो जो कि 13,030 करोड़ था मार्च 2023 में, वो कुछ हो गया 15,430, और मार्च 2024 के अंदर 18,000 के आसपास, राइट। और सितंबर 2024 में इट्स नॉट एज गुड, विच इज वी एज अ शेयर होल्डर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। कंपनी की अगर लायबिलिटीज के बारे में बात करें तो कंपनी की लायबिलिटीज ऑलमोस्ट ठीक ठाक तरीके से वही लेवल मेंटेन कर रही है। गौर करने वाली कंपनी बात कंपनी के फिक्स एसेट्स में है, जहां फिक्स एसेट्स का नंबर मार्च 2022, 23, 24 में अराउंड 2000 करोड़ के नंबर के हिसाब से ग्रो हो रहा है, जो कि 9,000 करोड़ के आसपास मार्च 2022 में था। वही कुछ 11,000 करोड़ के आसपास हो गया 23 में। 24 में अराउंड 13,400, और सितंबर 2024 में, मतलब 6 महीने बाद ऑफ मार्च 2024, वी हैव सीन जस्ट 1,000 करोड़ का इंक्रीज। तो हम समझ रहे हैं कि 1,000 करोड़ का और एक्सपेंसेस यहाँ हो सकता है फिक्स एसेट्स के अंदर, कैपेक्स, राइट। तो ठीक है, कंपनी एग्रेसिव नहीं है फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करने को लेकर, और कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स भी ठीक ठाक तरीके से ही ग्रो हो रहे हैं और रिड्यूस हो रहे हैं। पिछले 2 सालों से अगर हम देखें तो मार्च 2023 में जहां वो बड़े थे एकदम से, वहीं मार्च 2024 में एकदम से 100 करोड़ कम हो गए। अब बारी है कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखने की। तो कंपनी की कैश फ्लो में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम देखेंगे। मेजर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन इज द वन विच कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, और
इन सब वर्किंग कैपिटल चेंजेस को ध्यान में रखने के बाद में 2023 का कैश फ्लो पॉजिटिव हुआ है 112 करोड़ और 130 करोड़। अब जहां हम इतनी बड़ी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं और उसके कैश फ्लोज के अंदर हम देख रहे हैं कि बस छोटे मोटे से नंबर दिखते हैं, तो काफी अपसेट हो जाता है इंसान कि कंपनी कर क्या रही है। 3 साल के अंदर कंपनी के स्टॉक प्राइसेस ने ऐसी कोई ग्रोथ नहीं दिखाई है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो ऑलमोस्ट 14% के अराउंड है। अगर हम कंपनी के डिविडेंड पे आउट को देखें तो ऑलमोस्ट 0% है। तो एज अ इन्वेस्टर सब्र का बांध तो टूट ही जाना है, और वही कुछ हमने देखा कि मंडे के मिक्स्ड इमोशंस स्टॉक होल्डर्स के बाहर आए। कंपनी के अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को देखें तो इसमें भी ऐसा कुछ बड़ा नंबर नहीं है। अगर लास्ट 2 इयर्स के बारे में देखा जाए तो 54, 67 और 58 का इंटरेस्ट आउटफ्लो हुआ है, और कंपनी ने कुछ अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटीज पे आउट करी है। तो अल्टीमेटली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कोई इजाफा नहीं है। अब गौर करने वाली बात यह है कि कंपनी को अगर ग्रो करना है तो उसे कैपिटल पंप इन करना जरूरी है। हम देख रहे हैं यहाँ कंपनी ने कहीं से भी कैपिटल पंप इन नहीं किया है। साथ ही कंपनी ने कैपिटल पंप इन नहीं किया, ना इक्विटी पंप इन करी है, ना लोन या लॉन्ग टर्म डेट पंप इन करा है। तो अब कंपनी के पास फंड तो जो भी है वो अपने रिजर्व्स ही यूज कर रही है। वो काफी हम कह सकते हैं कि कंपनी एक तरह से रिजर्व है अपने कैपिटल में, कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, बिकॉज उनका मानना है कि शायद उन्हें और रिस्क नहीं लेनी फाइनेंशियल मार्केट से, उन्हें कोई लोन इकट्ठा नहीं लेना है, या उन्होंने इक्विटी को डाइल्यूट नहीं करना है। सो जो है हम इसी में करेंगे, ये उनकी एक मानसिकता हमें यहाँ समझ में आ रही है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ऑलमोस्ट कोई पॉजिटिव डायरेक्शन के चेंजेस हमें नहीं दिखते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में केवल फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है और उसी कारण आउटफ्लो हो रहा है, हमें वो दिख रहा है। कंपनी उसकी फंडिंग अपनी रिजर्व से कर रही है, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। साथ ही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कोई ऐसा बड़ा नंबर नहीं दिखता। अगर हम कंपनी के रेशियोज के बारे में बात करें तो कंपनी के रेशियोज ठीक है, कंट्रोल है, अंडर कंट्रोल है कि इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल, ये काफी कंट्रोल में है। कैश कन्वर्जन साइकिल यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। और अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ऑलमोस्ट 16 से 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो लोग मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप 16 से 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेंटेन कर रहे हैं तो एक डिसेंट सी ग्रोथ है। मतलब शानदार ग्रोथ अगर हमें ऐसी दिख रही है तो ऐसा कोई यहाँ पर कमिटमेंट हमें कंपनी की तरफ से नहीं दिख रहा है, उसके नंबर्स की तरफ से भी नहीं दिख रहा है। और अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में बात करें तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग फिक्स है। एफआईआईज और डीआईआईज 1% का अप एंड डाउन मूवमेंट करते रहते हैं। गवर्नमेंट की थोड़ी सी बहुत शेयर होल्डिंग बढ़ी है। पब्लिक को लेकर भी 1% प्लस और माइनस का यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। तो ये बात हुई कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। अगर हम समझे कि इनके पेयर्स क्या हैं तो इनको अच्छा खासा कंपटीशन है ट्रेंड से। और हम देख सकते हैं कि कंपनी का पी, अगर एवेन्यू का ही देखें हम, तो जहां मीडियन पी 54 है और इनका पी 101 है, दैट इज एवेन्यू सुपरमार्केट का। तो ऑलमोस्ट कंपनी का स्टॉक प्राइस ओवर प्राइस्ड है आज की तारीख में। तो करेक्शंस तो होने ही हैं, और अगर इस तरह से आपका परफॉर्मेंस चलता रहा, आपकी रेवेन्यू के नंबर्स रहे और आप ना डिविडेंड दे रहे हैं ना ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो अल्टीमेटली मार्केट से रिएक्शंस आना बनते ही हैं। बट ये तो हुई फंडामेंटल्स की बात। अब टेक्निकल्स हमें बताते हैं कि प्राइस एक्शन क्या है, मतलब डिमांड और सप्लाई किस तरह से वर्क कर रहे हैं। जो आज ये न्यूज मार्केट में आई, Q2 के रिजल्ट्स मार्केट में आए, ये आपके लिए और हमारे लिए नए थे, पर कहीं ना कहीं कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनको ये न्यूज कहीं ना कहीं पता ही थी कि उनकी कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। सिमिलरली कंपनी के जो सप्लायर्स थे उनको भी कहीं ना कहीं अंदेशा तो पूरा ही था कि भाई कंपनी का प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, कंपनी का सेल्स कैसा चल रहा है, वगैरह वगैरह। तो काफी सारे लोग हैं हमारे और आपके अलावा जिनको कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, Q2 के परफॉर्मेंस के बारे में कुछ ना कुछ हिंट तो थी ही सही। तो ये रिएक्शन आना नॉर्मल था मार्केट के लिए। और कैसे नॉर्मल था समझते हैं हम इसको कंपनी के स्टॉक की प्राइसेस को देखते हुए। और ये मैंने डीमार्ट का चार्ट ओपन करके रखा है कुछ इस तरह से। अगर हम कंपनी के स्टॉक को इस तरह से देखें तो हम इस पिक्चर को देखना चाहेंगे क्वार्टरली पे क्या हुआ। ऑलमोस्ट लास्ट क्वार्टर, या सॉरी, ऑलमोस्ट अगर हम कहें कि क्वार्टर बाय क्वार्टर, मतलब 16 अक्टूबर 2024 इस क्वार्टर, राइट, करंट क्वार्टर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट कंपनी के स्टॉक ने 5134 का हाई लगाया और ऑलमोस्ट 4143 का लो रिसेंटली मंडे को लगाया। और इस तरह से हम एक कंप्लीट डाउनफॉल इस
स्टॉक की प्राइसेस में देख सकते हैं फॉर दिस स्पेसिफिक क्वार्टर, राइट। अगर हम इसके पहले के क्वार्टर के बारे में बात करें तो देखें कि 30 सितंबर को जो क्वार्टर क्लोज हुआ उसमें 5484 का हाई था, लो लगा 4613 का, और इस तरह से कंपनी का स्टॉक 5096 पर क्लोज हुआ। तो अल्टीमेटली ये डायरेक्शंस कहीं हमें लास्ट क्वार्टर से ही मिल गए थे कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है स्टॉक में। कोई नहीं, अब हम देखते हैं कि कंपनी का मंथली पर क्या रवैया रहा, कंपनी के स्टॉक की प्राइसेस को लेकर बायर्स और सेलर्स का क्या रवैया रहा मंथली लेवल पर। अब हम देखेंगे वेरी क्लियरली कि मंथली बेसिस पे, मतलब यही मंथ जो आज चल रहा है अक्टूबर के महीने में, इतनी जम के सेलिंग आई कि कंपनी का स्टॉक प्राइस, मैंने कंट्रोल एज किया, हॉरिजॉन्टल लाइन देखी, 5111 से 4179 के लेवल पर आ गया है। ये करंट लाइव स्टॉक चार्ट है, ठीक। इसके अलावा हम देखें तो कंपनी का स्टॉक प्राइस करीब यहाँ इस लेवल से, अगर हम देखें कि किस दिन ये हुआ था, तो यहाँ पर बेसिकली 21 अक्टूबर पर 46, ये देखें इस लेवल पर था, और कंपनी के स्टॉक ने 5891 का हाई लगाया था। अब बात की जाए कि इस स्टॉक में क्या पोजीशंस बनती हैं, तो देखते हैं। कंट्रोल एच करके हमने करंट मार्केट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, और हमें अब जानना है कि कंपनी के स्टॉक को लेकर डिमांड जोन और सप्लाई जोन कहाँ है, किस लेवल पे है, क्या ये होना ही था जो हुआ है, या ये कुछ नया हुआ है मार्केट में, जानते हैं चार्ट एनालिसिस के थ्रू। तो इस लेवल पे कंपनी का डिमांड जोन था, यह है बेसिकली। अब हमने डिमांड जोन कैसे आइडेंटिफाई करना है? डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस पे एक स्ट्रेट लाइन छोड़नी है, और वहां से 4200 पे हमने करंट मार्केट प्राइस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, और लुक लेफ्ट एंड डाउन करना है, और हम इस तरह से एक डिमांड जोन आइडेंटिफाई करेंगे जहां पर हमें लेग इन, बेस और लेग आउट 3 कंपोनेंट्स मिले। लेग इन, दैट इज द, इट कुड बी अ ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। जब हम डिमांड जोन के लिए देख रहे हैं, डिमांड जोन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो लेग आउट हमेशा एक्सप्लोसिव होगी, मतलब बड़ी होगी लेगिन के कंपैरिजन में, और डेफिनेटली बेस के कंपैरिजन में। लेग आउट हमेशा ग्रीन कैंडल होगी। ये दो प्रॉपर्टीज हम देखते हैं डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हम मंथली पर लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे, और हमें पता चलता है कि मंथली का सपोर्ट भी, कई लोग इसे कहते हैं कि मंथली का लोकेशन कहाँ है। तो हम यहाँ पर कुछ मंथली का लोकेशन आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि प्राइस को यहाँ तक के लेवल पे आने देना चाहिए, ऐसा मानना है कि 3900 के लेवल पर काफी सारे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, डिमांड है इस स्टॉक के शेयर की, राइट। अब बात करें सप्लाई जोन में, तो जरा हम गौर करें कि इस स्टॉक में यहां से सेलिंग आना चालू हुई, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे खूब जम के सेलिंग आई, और आप इस तरह से देखेंगे मंथली लेवल पे इतनी सेलिंग यहां से इस स्टॉक की शेयर प्राइसेस में आई। ये पॉइंट था टॉप का जहां से आपको सेलिंग दिखने को मिल रही है, और यहां से ये एक एक्सप्लोसिव कैंडल बनने वाली कैंडल थी जो कि एक बेस कैंडल में कन्वर्ट हो गई, और इस तरह से जैसे जैसे प्राइस इस जोन में आती गई और उसने उसकी पियर्सिंग करी, और एकदम से यहाँ के लेवल पर पहुंचने के बाद में इस स्टॉक की प्राइस में एक डाउनफॉल आया। अगर हम क्वार्टरली लेवल पे देखना चाहें, तो क्वार्टरली लेवल पे भी हम देख सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक ने ऑल टाइम हाई यहाँ लगाया, और उसके बाद में सेलिंग स्टार्ट हुई, और यहीं से डाउनफॉल आता गया। तो अगर हम यहाँ पर एक पैटर्न आइडेंटिफाई करें लेग इन, बेस और लेग आउट का, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये एक लेग इन बनी ग्रीन वाली, ये एक बेस कैंडल में कन्वर्ट हो गया, लेग आउट बनते बनते, एक्सप्लोसिव कैंडल बनते बनते बेस में कन्वर्ट हो गई, बिकॉज बॉडी साइज इज जस्ट लेस देन 50% ऑफ द विक साइज। अब रेड कैंडल एक्सप्लोसिव बनी, हाँ रेड कैंडल एक्सप्लोसिव बनी, बट इसकी क्लोजिंग यहाँ हुई कुछ, और जो कि इसकी जो ओपनिंग हुई है, यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग जब यहाँ हम देखेंगे, तो यहाँ पर डेफिनेटली क्लोजिंग हुई जो कि
आप देखेंगे कि ग्रीन कैंडल को क्रॉस नहीं कर पाई, पर अल्टीमेटली अनादर जब रेड कैंडल बन गई तो रेड नॉर्मल सी कैंडल ने भी इसके नीचे यहाँ पर क्लोजिंग हमें दे दी। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर सेलिंग काफी तगड़ी आई, ये हम सभी मार्क कर लेते हैं कि हाँ यहाँ सेल्स पॉइंट इनके हो गए थे। तो ये इनका जैसे ही देखिए अब ये सेलिंग का पूरा जोन आ गया कि हाँ ये सेल्स का जोन आ गया कि इस प्राइस रेंज में आके इस स्टॉक को सेल होना ही था, बिकॉज उसने क्वार्टरली के सप्लाई जोन को हिट कर दिया। जैसे ही सप्लाई जोन में प्राइस आ गई, एक रिवर्सल लेने की कोशिश में कंप्लीटली आप देख सकते हैं, क्योंकि सप्लाई इतना पावरफुल था कि मंथली लेवल का डिमांड जोन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, और अल्टीमेटली प्राइस ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल यहाँ ऑब्जर्व किया। अब हम देखते हैं वापस मंथली पर क्या हुआ। मंथली पर हम देख रहे हैं कि हाँ प्राइस क्वार्टरली के सप्लाई जोन को टक्कर मारकर नीचे आ रही है। क्वार्टरली का सप्लाई जोन हमेशा मंथली के सप्लाई जोन से हम कहेंगे ताकतवर होता है, और अल्टीमेटली मंथली के सप्लाई जोन ने यहाँ मंथली के डिमांड जोन ने क्वार्टरली के सप्लाई जोन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, बिकॉज अल्टीमेटली क्वार्टरली का डिमांड जोन काफी तगड़ा था, स्ट्रॉन्ग था। मंथली का डिमांड जोन काफी वीक था, और इस तरह से मंथली का जो डिमांड जोन था वो एक लेवल तक प्राइस को ले गया, बट सस्टेन नहीं कर पाया। और क्योंकि क्वार्टरली के सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, अल्टीमेटली उसे एक डाउन टर्न लेना ही पड़ गया और प्राइस अल्टीमेटली नीचे गिरने लग गई। तो आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक की प्राइस अभी के टाइम पे 4200 के लेवल पे है। पर हमें क्या ही करना चाहिए, इसकी कंप्लीट एनालिसिस हम यहाँ कर रहे हैं कि लोकेशन तो हमने देख ली। मंथली पर लोकेशन ये है कि प्राइस ऑलमोस्ट अपने मंथली डिमांड जोन के आसपास में है। मंथली डिमांड जोन की रेंज क्या है, तो मंथली डिमांड जोन की रेंज है 3900 के आसपास से लेकर, व्हेन आई ड्रैग दिस डाउन, 3600 के आसपास। ठीक, तो ये हो गई मंथली डिमांड जोन, मतलब प्राइस में भी और करेक्शंस हो सकते हैं। रीजन क्या है? पहला रीजन कि प्राइस अपने क्वार्टरली के सप्लाई जोन से नीचे आ रही है, और इसको झेलने के लिए या इसको संभालने के लिए हमें क्वार्टरली के मंथली का जो डिमांड जोन है उसका लेवल भी देखना जरूरी है। तो हमने क्वार्टरली के मंथली सप्लाई जोन को भी समझना चाहा, और हमने यहाँ पर क्वार्टरली के मंथली डिमांड जोन को भी मार्क कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, और हम वापस मंथली पे आ गए, तो हमें ये क्लियर हो गया कि क्वार्टरली का डिमांड जोन मंथली के डिमांड जोन से कोइंसाइडिंग है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट है मंथली और क्वार्टरली दोनों का। तो प्राइस अभी क्वार्टरली के सप्लाई जोन से नीचे की तरफ आ रही है, और प्रेशर काफी हाई है सेलिंग का। साथ में अगर हम देखें तो हमने ये स्टॉक की लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली है, अब हमें इसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है वीकली पर। अब लेट्स हैव अ लुक। इस वीक में कंपनी के स्टॉक का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। गैप डाउन ओपनिंग मतलब जहां उसका क्लोजिंग हुआ था उससे एक गैप लेकर प्राइस ओपन हुआ, क्लोज हुआ और सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। जब गैप डाउन ओपनिंग हुई है मतलब सेलिंग प्रेशर काफी जोरदार रहा। अब हम देखेंगे कि कंपनी के स्टॉक का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 7 कैंडल बैक काउंट करना होता है, करंट जो लाइव कैंडल है उसको छोड़कर, और वहां हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कंट्रोल पी, और ये हो गई आपकी वर्टिकल लाइन ड्रॉ। कंट्रोल एच से देखते हैं कि हमारी सिंपल मूविंग एवरेज को बेसिकली ये कहाँ कट कर रही है। ट्रेंड यहाँ पर अप है, मतलब बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो बनती है, पर किस लेवल पर वो हमें चेक करना है। क्या हमें करंट प्राइस से बाय कर लेना है? तो बिल्कुल भी नहीं, हमें बाइंग का लेवल आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्लियर है, मंथली पर लोकेशन काफी दूर है। कंपनी का स्टॉक अभी स्विंग कर रहा है, और कंपनी का स्टॉक ने गैप अप ओपनिंग करा है इस वीक के अंदर। गैप डाउन ओपनिंग करा है डेफिनेटली, बिकॉज नीचे की तरफ ओपन हुआ है तो गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। वीकली बेसिस पर हम देखें तो ट्रेंड अप है। और साथ में अगर हम समझें कि एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे क्या एक्शंस होने चाहिए, तो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे जाने के लिए हम डेली के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और डेली के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि किस लेवल पे एग्जीक्यूट करना चाहिए। अब गौर करने वाली बात है,
यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि कंपनी का स्टॉक जैसे ही इस प्राइस रेंज में आया, वो प्राइस रेंज हिट हो गया, मतलब ये डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो गया, जहां पर दो ग्रीन एक्सप्लोसिव कैंडल्स बनी और एक बेस कैंडल बनी। तो ये डिमांड जोन तो चल गया। अब मतलब ये कि ये डिमांड जोन तो टेस्टेड हो ही गया। वैसे भी हम करंट मार्केट प्राइस से डाउन देखते हैं। हम करंट मार्केट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और नीचे की तरफ जाना चालू करते हैं, समझने के लिए, जानने के लिए कि कहाँ पर हमें एक क्वालिटी का डिमांड जोन मिलेगा अगर हमें एंट्री लेनी है तो। राइट। तो उसके लिए हमने यही किया, करंट मार्केट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, हम नीचे गए और हमने देखा कि ठीक है, यहाँ पर हमें एक गैप अप ओपनिंग मिली है। अगर आप देखें, ये कंसेप्ट आज हम फर्स्ट टाइम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, तो काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए नया हो सकता है कि आप देखेंगे कि इस स्टॉक की शेयर प्राइसेस ने किस तरह का मूवमेंट दिखाया है। पहले एक ग्रीन बेस कैंडल बनी है, पहले एक ग्रीन लेगिन कैंडल बनी है, फिर एक ग्रीन बेस बना है और एक और ग्रीन बेस बना है यहाँ पर, क्योंकि बेस इसलिए बना है कि इसका ऑलमोस्ट लेग आउट एक्सप्लोसिव नहीं है, इसलिए हमें इसे बेस ही मानना होगा। और उसके बाद भी यहाँ पर एक बेस कैंडल ही बनी है, बिकॉज बॉडी पार्ट इज 50% और मोर देन द विग पार्ट। ऐसा हम कहें तो नहीं, इसमें रिवर्स है, बॉडी पार्ट इज लेस देन 50% ऑफ द वीक पार्ट। तो यहाँ पर एक, दो और तीन बेस कैंडल बनी है और फिर दो एक्सप्लोसिव कैंडल्स बन गई हैं बैक टू बैक। मतलब यहाँ से स्टॉक की प्राइजेस में एक मूव हमें समझ में आया, दिखाई दिया। बट ये लेवल तो अभी टेस्ट हो गया है, तो इस पे हम प्ले नहीं कर सकते। नीचे आते हैं तो ये लेवल में देखते हैं। अब आप देखेंगे कि प्राइस इस लेवल को टच करके ही चल दी, 4146 के लेवल को टच करी पिछले 3 दिन पहले, और वहां से प्राइस चल दी। मतलब अब वापस छोटे छोटे बेस बना रही है, मूवमेंट्स क्लियर नहीं है। बट क्या हमें इस लेवल पे स्टॉक को बाय करना चाहिए? नहीं, क्योंकि प्राइस एक क्वार्टरली टाइम फ्रेम से, क्वार्टरली सप्लाई जोन से आ रही है, तो हमें एग्रेसिव एंट्री बिल्कुल भी प्लान नहीं करनी है। हम अगर एंट्री प्लान करना चाहते हैं तो 4069 के लेवल पे एक एंट्री प्लान हो सकती है। बट और अगर हम इफेक्टिव एंट्री देखें तो हमें एक कोइंसाइडिंग लेवल पे एंट्री प्लान करनी चाहिए। तो एज अ बिगिनर्स मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप 4050 के लेवल पे एंट्री प्लान करें, बिकॉज इसमें करेक्शंस और भी हो सकते हैं। एक एंट्री लेवल आता है 4050 का, बिकॉज यहाँ पर प्राइस ने एक एक्सप्लोसिव मूव दी है। सिंस प्राइस क्वार्टरली टाइम फ्रेम से आ रही है, हमें एग्रेसिव एंट्री प्लान नहीं करनी है। तो इस केस में हमें एक कंजर्वेटिव एंट्री प्लान करनी है। कंजर्वेटिव एंट्री प्लान करने के लिए हमें हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट देखना है। हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट मंथली लेवल पे और क्वार्टरली लेवल पे दोनों पे मिल रहा है, और वो सपोर्ट कुछ इस तरह से यहाँ पर इस प्राइस पे मिल रहा है, जहां पर बैक टू बैक दो ग्रीन कैंडल बनी है और एक छोटी सी, दो छोटी सी, तीन छोटी सी, एक, दो, तीन, चार बेस कैंडल्स बनी हुई हैं ऑलमोस्ट। तो ये एक अच्छा लेवल है इस पे एंट्री प्लान करने का, जहां पर हमें मंथली टाइम फ्रेम के साथ में क्वार्टरली टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट है। तो लेट्स प्लान द एंट्री हियर। ये केवल मार्किंग हम कर रहे हैं हमारे सीखने के पर्पस से, ना कि करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री लेने के पर्पस से। ठीक है। तो एक एंट्री आपकी यहाँ प्लान होती है, सिंस यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो गई है, तो 4114 के लेवल पे भी पहली एंट्री यहाँ प्लान होती है। दूसरी एंट्री कुछ इस लेवल पे प्लान होती है। अब हर इंसान का ट्रेडिंग साइकोलॉजी काफी डिफरेंट होता है। कई लोग सोचते हैं कि मैं एग्रेसिव एंट्री लूंगा, तो वो 4164 के प्राइस पे एंट्री ले चुके होंगे। कई लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, हो सकता है थोड़ा और करेक्शन आएगा, तो मैं स्टॉक की प्राइस को 4084 के लेवल पे आने दूंगा, अभी एग्रेसिव एंट्री नहीं लूंगा, बिकॉज प्राइस इज कमिंग फ्रॉम अ क्वार्टरली टाइम फ्रेम। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, लेट मी वेट, मैंने यहाँ भी एंट्री नहीं लेनी है, मैं 4007 का वेट करूंगा। मुझे ये भी पता है कि मार्केट में कुछ ब्रोकिंग फर्म्स ने 3800 का टारगेट दिया है, तो उसको मैं वेरीफाई करना चाहूंगा। तो यहाँ पर हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि सारी डिमांड यहाँ से आई 3851 के लेवल से, जहां पर एक छोटा सा बेस कैंडल बना है और उसके बाद में तीन कैंडल बनी है। ये तीन कैंडल ने प्रीवियस जो
कैंडल्स थी उनके ऊपर क्लोजिंग दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कैंडल ने प्रीवियस जितनी भी कैंडल्स थी उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। और सारी मूव का हम कहें श्रेय इस पोजीशन को, इस डिमांड जोन को जाता है। तो कई लोग यहाँ 3856 पर एंट्री प्लान करेंगे। एंट्री प्लान करने के साथ में आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो आप स्टॉप लॉस अपने कैलकुलेशन के हिसाब से छोटा या बड़ा से बड़ा रख सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करती हूँ कि स्टॉप लॉस छोटा रखिए ताकि आपका टारगेट्स जल्दी से अचीव हो। और इस तरह से आप अगर 1:2 का टारगेट रखना चाहें तो एक 1:2 का टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं। और अगर यहाँ पे भी आप देखिए कि कंप्लीट मूव आई है तो यहाँ पर आपको 4:1 का टारगेट मिलेगा। मतलब स्टॉप लॉस अगर आपका 58 रुपीज है, आपका गेन है 281 रुपीज, और इस तरह से आपको 4:1 का टारगेट मिला। तो अल्टीमेटली ये था कंप्लीट एनालिसिस डीमार्ट का हमारी तरफ से। आई बिलीव दैट यू विल नॉट गेट ड्रिवन बाय द मार्केट न्यूज, बिकॉज मार्केट न्यूज Q2 के रिजल्ट्स केवल आपको पैनिक करने के लिए है। और लंबी रेस में अगर जिसे जीतना है तो उसे डेफिनेटली कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स देखना जरूरी है। मेरा ये मानना नहीं है इस एनालिसिस के थ्रू कि ये आपके लिए सही टाइम है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। बट मैं समझती हूँ कि इस तरह से कंपनी के स्टॉक की प्राइसेस का मूवमेंट देखकर हम समझ सकते हैं कि एवरीथिंग इज प्लान्ड। कहीं ना कहीं ये जो आप यहाँ डिमांड देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ये जो यहाँ पर डाउनफॉल देख रहे हैं और एक एंट्री देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्राइस जब जैसे ही इस डिमांड के एरिया में आई, इस जोन में आई और एंट्री मिल गई। ऑलरेडी यहाँ पर एक जोन बना हुआ था, एक डिमांड जोन बना था, क्योंकि यहाँ पर 3 बेस कैंडल बने थे। एक एग्रेसिव मूव यहाँ पर हमें मिली स्टॉक की प्राइसेस में और काफी सारे बाइंग ऑर्डर्स यहाँ पर पेंडिंग थे। क्योंकि यहाँ पर काफी सारे बाइंग ऑर्डर्स पेंडिंग थे, कंपनी की प्राइस को यहाँ तक ले आए और यहाँ पर उन्होंने काफी सारी बाइंग कर ली एफआईआई और डीआईएस ने, जिन्होंने अपने ऑर्डर यहाँ पर 6-8 महीनों से लगा के रखे होंगे इस मूवमेंट को देखकर या जानकर। सो द प्राइस एक्शन, द चार्ट एनालिसिस टेल्स अस व्हाट इज द डिमांड एंड व्हाट इज द सप्लाई। और ये डिमांड आज की क्रिएट हुई नहीं है, ये डाउनफॉल कहीं ना कहीं पर प्लान था, बिकॉज कहीं ना कहीं उस स्टॉक की डिमांड इस लेवल पे फिक्स करी थी, काफी सारे बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए थे। और जैसे ही प्राइस इस जोन में आई, ये सब बाइंग ऑर्डर्स ट्रिगर हो गए। 9% डाउन होने पे रिटेलर्स ने जहां सेल किया होगा, एफआईआई और डीआईएस ने उसको बाय किया होगा। Who know that out, right? So I believe this is an interesting analysis for all of you. Stay tuned in for more such information. Thank you. And do share with your family or friends आपको ये वीडियो कैसा लगा, और definitely we look ahead for your comment and feedback on this. Thank you.